संध्या, कांक्षा, अनिल, अनिष्का, आशु, शशिकांत, ज्ञान, प्रभा, कृष्णा, मनीषा, पिंकी, रंजना, रोनिका, संदीप, सूरज, कौशल, पंकज, दीक्षा, मंजय, मंजय, रौनक, मनीष, वंदना, अमिता, अनंत, अनीता, अंजना, आरती, गौरव, पूजा, प्रीति, रिंकी, साधका, संदीप, सपना, शिव, श्रुति, विनोद, हिमांगी, अमित, मोनिका, सौरभ, परेंद्र, प्रियांशी, काजल, ज्योति, हेमा, विशाल, राहुल, दिव्यांगी, मीनाक्षी, रोहित, रोहित कुमार, नवीन, नीरज पाल, पंकज यादव, पीयूष, पूजा, प्रेशिका, राहुल, रेडमी दो लोग फिर आ गए। हम्म। रेडमी दो लोग फिर आ गए। साक्षी, संजय, सतीश, शिवराम, शुभम, श्याम, श्यामबोल, सृष्टि, अदिति, सौरभ, निधि, मीनू, विजय, हरिओम, आशा, महिमा, अभिषेक, विनय, इंद्र, अनुराधा, अभिषेक, आरती, वरुण। रेडमी नाम से जो भी जुड़े हैं वो नाम चेंज करें अपना। रेडमी नाम वाले चेंज करें, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उनको। 5 मिनट के अंदर नाम चेंज नहीं हुआ हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ध्यान रखना। रेडमी का जो भी है वो अपना नाम चेंज करे, नहीं हम आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल नोट्स शेयर किए थे और टेस्ट पेपर भी शेयर किया था, तो सॉल्व हुआ है स्टूडेंट्स? टेस्ट पेपर सॉल्व किया गया है? टेस्ट पेपर सॉल्व किया गया है? यस या नो? यस, ठीक है। तो टेस्ट पेपर को हम लोग देखते हैं। देखो, जितना शेयर किया है ना, इसके बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि जितना नोट्स जो भी 3 पेज या 4 पेज का था, वो भी बहुत ज्यादा है। वो भी आपके एसएससी के लिए बहुत ज्यादा है। जो 4 पेज है उसमें मेन मेन जो जगह के नाम बताए थे वही है ही आपका मेन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर टेस्ट पेपर को भी ध्यान से वो कर लोगे तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अगर वो जितना तुम रट ही लो, सीधे हम कह रहे हैं कि जो टेस्ट पेपर है, तुम उस क्वेश्चन को रट भी लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर पाषाण काल से आता है तो, अगर आया, ठीक है ना। क्योंकि पाषाण काल के बजाय वो सिंधु घाटी से पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग आज उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो भी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग आगे नेक्स्ट चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी एंटर हो रहे हो सब लोग? नोट्स बन रहे हैं स्टूडेंट प्रॉपर, या बस ऐसे ही चल रहा है? नोट्स बन रहे हैं प्रॉपर? ठीक है, बन रहा है सर, वेरी गुड। यस सर, नेट्स बना रहे हैं, ठीक है, नेट्स बनाओ।
हम्म, चलो शुभम गुप्ता, नीरज पाल, अमित, राजरानी, विनय, चलो सब लोग ऐड हो ही गए हैं लगभग। रफिया, विनय, काजल, पीयूष, द इंजीनियर्स, सर भी ऐड है क्या? अनिल कुमार, विनय कुमार, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। लगभग सब लोग ऐड हो चुके हैं जिनको ऐड होना था, है ना? अ, कोशिश करो कि जल्दी ऐड हो जाया करो, 5 मिनट के अंदर सब लोग ऐड हो जाए तो क्लास शुरू कर दिया करें। सर हमें ऐड कर दीजिए। कौन हो भाई? संदीप कुमार। कहाँ पे ऐड कर दें? जोम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में? जोम पे तो तुम ऐड ही हो क्लास में। संदीप, सर हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, प्लीज ऐड कर दीजिए। अंशिका सिंह, अंशिका व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो सर से बात कर लेना, आशुतोष सर से, ठीक है ना? आशुतोष सर से बात कर लेना, वो ऐड कर देंगे। अंशिका जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है ना, तो आशुतोष सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। अब लगभग सभी ऐड हो चुके होंगे, है ना? अब जो भी होंगे ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट पेपर है वो आपको शेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक एक चीज देखते हैं और सब रट जाएंगी। ठीक है, जहां भी डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी हम आपको डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है? और कल हमने शेयर इसीलिए किया था कि आपको सॉल्व करना था। कोशिश करेंगे कि अब जैसे कल कोई क्लास होने वाली है तो उसके जो नोट्स है वो आज हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे आपकी एक हेल्प हो जाएगी कि आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है? जैसे मान लो अगर हमें नेक्स्ट क्लास सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ानी है या जो भी है, तो उसका जो स्टार्टिंग का होगा वो आपको हम शेयर कर देंगे। वो आप एक बार देख भाई, देखो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक बार देख लोगे केवल ना तो एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ऐसी ऐसी जगह है। तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक दिन पहले थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि उस दिन करने में आप लोग नाम सुने नहीं है ना, सब न्यू लगता है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जो बिल्कुल न्यू होंगे। तो टेस्ट पेपर देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको। अ, हाँ, शुरू हो गए।
सब अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया, हाँ? मानोगे नहीं तुम लोग। ठीक है, देखो पेपर दिख रहा होगा आपको। इसमें जो सबसे पहला है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो अगर हम आपको बताएं, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, फर्स्ट पेज में अगर आपने देखा हो, जो नोट शेयर किया था हमने फर्स्ट पेज में ही, तो सबसे नीचे ये चीज लिखी हुई थी कि भारतीय पुरापाषाणिक अन्वेषण या अनुसंधान करने का श्रेय किसको गया है। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को गया था भारत में करने को, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूसफुट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हैंड एक्स प्राप्त किया था पल्लवरम जगह से, जो मद्रास में पड़ता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। और ये एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है। तो असल में ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट में पूछा गया था 2015 में। अब इस तरह के कई क्वेश्चन फंस गए थे कई सारे एग्जामों में, कि जैसे उन्होंने एक ऑप्शन दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया है। तो एक्चुअल में अब हम यहाँ पे कोई टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोथ नहीं दिया था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2015 यूपी सब ऑर्डिनेट का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं ये और पुरातत्वविद भी हैं। तो सही आंसर तो यही होगा, सही आंसर यही होगा, ठीक है। अब आयोग ने क्या माना होगा उस समय। अब हो सकता है कि उन्होंने भूगर्भ वैज्ञानिक किया हो मेन, या फिर वो पुरातत्वविद माने हो। तो वैसे अगर इनको देखें तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक मेनली है, ठीक है ना। तो मुख्यतः ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे जो उससे रिलेटेड थे, जमीन वगैरह के उसमें। तो दो आंसर इसके दोनों होंगे, वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी है, पुरातत्वविद भी है, ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया सबको। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के लिए दोनों आंसर यूज होगा, ए या बी नहीं। करेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं, करेक्ट आंसर है भूगर्भ वैज्ञानिक प्लस पुरातत्वविद बोथ। अब आयोग ने जो माना होगा वैसे ये आंसर भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए किया गया था। ऐसे क्वेश्चन को या तो वो मार्किंग में रख देते हैं, मतलब सभी के लिए, या तो उसको हटा देते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है तो। देखो कंफ्यूजन कोई नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। करेक्ट आंसर अगर देखोगे सच पूरा, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व दोनों हैं, ठीक है प्रीति, ये दोनों आंसर सही होते हैं। लेकिन क्योंकि ऑप्शन बोथ नहीं है इसमें, बोथ नहीं है, तो अब वो देखा जाएगा जो ये मेनली थे। तो मेनली इनको भूगर्भ वैज्ञानिक बोला जाता है, भूगर्भ वैज्ञानिक। अब क्योंकि भूगर्भ वैज्ञानिक जो होता है वो पुरातात्विक अन्वेषक, जब खुदाई वगैरह होती है तो जिस जगह, अब भूगर्भ वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, भूगर्भ, जमीन के गर्भ से चीजों को ढूंढना। अब अगर वो खुदाई वगैरह करेगा कहीं पर भी भूगर्भ वगैरह वगैरह में, तो हो सकता है कि पुरातात्विक अवशेष मिल जाए, पूरा पाषाण काल के समथिंग, तो वही चीजें हुई, इसलिए इनको दोनों बोला गया। मुख्यतः क्या थे ये, मुख्यतः ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चीज है। तो अभी के लिए हमने बताया कि कभी अगर बोथ है तो ध्यान रखिएगा दोनों आंसर हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। अब यहाँ पर है नहीं, तो आप इसको अगर आयोग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप भूगर्भ वैज्ञानिक को टिक कर देंगे। अब क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो आंसर क्लियर हो गया सबको। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। सेकंड क्वेश्चन देखो सभी, सेकंड क्वेश्चन में कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियोगी विभाजन किया था। ये जो सेकंड है, क्या आंसर होगा, सेकंड का क्या आंसर होगा। सेकंड का क्या आंसर होगा। थॉमसन।
ठीक है। थॉमसन। देखो आप लोग जूम कर सकते हो पेपर को, है ना, आप अपनी तरफ से जूम कर सकते हो। तो सेकेंड है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिकी विभाजन किया था। देखो स्टूडेंट, अगर हमने स्टार्टिंग में अगर बात की थी तो वैसे तो जो इतिहास के कालखंड थे वो तीन थे। ठीक है। वो तीन कालखंड जो थे, वो पहला था आपका पाषाण काल वाला जो रिलेटेड था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो था वो आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो था वो ऐतिहासिक काल। अब ये तो स्टार्टिंग की बात हुई, लेकिन आपको बताया कि कोपेनहेगन संग्रहालय जो विश्व लेवल का है, जो डेनमार्क में है आपका, यहाँ पर जो सामग्री रखी हुई है, पुरातात्विक अवशेष रखे हुए हैं, उसको इकट्ठा किया और उसको स्टडी किया। किसने स्टडी किया? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, ये जो ए ऑप्शन है, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने इसको स्टडी किया, ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है। और इन्होंने उसकी सामग्री के आधार पर इसको तीन युग में बांटा। पहला जो आपका प्रागैतिहासिक था उसको इन्होंने पाषाण युग कहा। दूसरा जो आपका था आद्य ऐतिहासिक, उसको इन्होंने कांस्य युग कहा। और तीसरा जो था आपका ऐतिहासिक काल, उसको इन्होंने लौह युग कहा। क्यों? क्योंकि साक्ष्य के आधार पर। जैसे अगर हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक में है, तो वहां लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, कांसे की मूर्ति मिली है, तो इसलिए वो कांस्य युग कहा गया। कांसा किससे बनाया जाता है? तांबा और टिन से। तो कांसा जो बनता है वो तांबा और टिन से, और तांबे के साक्ष्य पहले मिलते हैं। जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले धातु कौन सी प्रयोग में लाई गई, तो तांबा ही। तो पाषाण काल में लास्ट में जब चलोगे प्रागैतिहासिक वाले में, तो तांबा ताम्र युग आ जाएगा, फिर उसके बाद कांस्य युग आ जाएगा। ठीक है, तो तांबा वाला युग हो गया जो पाषाण वाला आता है, और एक हो गया कांसा वाला, और एक हो गया आपका कौन सा, लौह युग हो गया। तो ये बताने का श्रेय किसको गया है? थॉमसन को गया है। तो त्रियुगीय विभाजन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्खनित, थर्ड क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है, ये जो आपका है थर्ड क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का डी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपको हमने बताया था कि जब मध्य पाषाण काल, अगर याद हो, मध्य पाषाण काल में दो जगह मिली थी। दो जगह के नाम बताए थे, एक एमपी में था मध्य प्रदेश में, और एक था राजस्थान में। ठीक है। तो एक जो एमपी में था, वो जगह का नाम था आपका आदमगढ़, और जो राजस्थान वाला एरिया था वो था आपका कौन सा, बागौर। तो मध्य पाषाण काल में दो जगह के से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, बागौर, बानौर नहीं, बागौर, बागौर। नोट्स में लिखा है, नोट्स पढ़ना था ना। बागौर जगह का नाम है, वो राजस्थान में है। और दूसरा था आदमगढ़ जो एमपी में है। इन दो जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो अब इसमें ऑप्शन दिया है, निचले पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी एवं पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ए बी और ये पूर्व, मतलब पूरा पाषाण काल, तीन बताए थे ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो ये पूरा पाषाण काल के ही तीन नाम लिख दिए गए हैं, तो वो उनमें से कोई आंसर नहीं होगा। मध्य पाषाण काल जो डी ऑप्शन है, चौथा जो लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल, यही आंसर है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल। जगह के नाम कौन से? बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। देखो अभी अभी बात की थी, दो जगह की बात की थी, आदमगढ़ और बागौर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। रफिया सी ऑप्शन, शुभम सी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है। फिफ्थ जो आपका है, जिसमें आपको कह रहा है कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, हड्डी के उपकरण। अब देखो स्टूडेंट, अगर पांचवें क्वेश्चन को देखें कि जो हड्डी के उपकरण की बात किया इन्होंने, अब हड्डी के उपकरण के लिए हमने आपको बताया था, अगर मैप देखा हो, एक प्रतापगढ़ जिले में, जो यूपी का प्रतापगढ़ जिला है, वहां पर हमने तीन जगह के नाम बताए थे, अगर याद हो तो, अच्छे से अगर याद होगा तो तीन जगह के नाम आपको बताए थे। एक पहला बताया था हमने आपको महदहा, दूसरा बताया था सराय नाहरराय, और तीसरा बताया था दमदमा। तीन जगह बताए थे, ठीक है। और इसमें से दो जगह ऐसी थी जहां पे हड्डी के उपकरण और आभूषण वगैरह मिले हैं। कौन से दो जगह? महदहा और सराय नाहरराय। लेकिन उसमें भी ज्यादा कहाँ से मिला है, ज्यादा मात्रा में वो महदहा से मिला है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, महदहा भी है और महदहा भी ऑप्शन में है, सराय नाहर भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट वो करेंगे हम लोग जहाँ पे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे मात्रा ज्यादा रही है। तो ज्यादा मात्रा जो मिलने के मिले हैं आपके प्रमाणिक, वो आपके मिले हैं महदहा से, तो हम लोग का सही आंसर यहाँ पे महदहा किया जाएगा, ठीक है। और सराय नाहर भी राय भी है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सराय नाहर राय नहीं है। अगर बोथ ऑप्शन होता तो हम कर देते, लेकिन नहीं है तो हम महदहा को करेंगे। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर आदमगढ़ और बागौर दोनों आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, पहला साक्ष्य जो जो मिला है वो आदमगढ़ से मिला है, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए जो पशुपालन वाला है, आदमगढ़ और बागौर, तो जो पहला साक्ष्य मिला है वो आदमगढ़ से मिला है, ठीक है ना। आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आदमगढ़ और बागौर दोनों में होता है तो आदमगढ़ से पहला साक्ष्य मिला है। अनिता जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अब हम लोग इसका सही ऑप्शन कौन सा कर देंगे, फिफ्थ का? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो आंसर होगा महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? यूपी का प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? क्या कोई डाउट अभी तक आया? एनीवन? किसी को कोई डाउट है अभी तक? पांच क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। स्पीड बहुत तेज तो नहीं है? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ भैया, अभी भी मिलता है सब, खुदाई चालू रहती है, ठीक है ना। असल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी रिसेंट में हैं, वहां पर खुदाई चलती जा रही है। आपका लेखैया जो पड़ रहा है वहां पर, और बहुत सारी जगह है जहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। कभी कभी न्यूज में देखते होगे तो पता रहता है कि इतने साल पुराना मिल गया, इतने लाख साल पुराना। अभी कई सारी जगहों पर जब खुदाई चली है तब, और बहुत सारी जगहों को सरकार इस समय संरक्षित भी कर रही है उसको, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको हेरिटेज साइट में शामिल करके, और मतलब उसकी खुदाई वगैरह ज्यादा मात्रा में की जा रही है। सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है इस समय, ठीक है। तो फिफ्थ फिर से बता दीजिए। फिफ्थ में क्या था? क्या फिर से बता दे, फिफ्थ में क्या था आपके? हड्डी के आभूषण और यही ना कि हड्डी के आभूषण और उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो हड्डी के आभूषण और उपकरण आपके दो जगहों से मिले हैं, दो जगहों से। एक पहला महदहा, दूसरा सराय नहर राय। दोनों कहाँ पड़ते हैं? प्रतापगढ़ जिले में। इसमें से ज्यादा मात्रा में कहाँ मिला है? महदहा से। और कम मात्रा में कहाँ मिला है? सराय नहर राय से। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो करेक्ट आंसर महदहा होगा। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है।
देखो क्लास पे आने से पहले अब हमने कहा था ना कि आपको उनके नोट्स वगैरह जरूर एक बार जरूर देख लो, भले ही याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जरूर देख लिया करो। ठीक है, इतना तो टाइम निकालो कि उसको एक बार पढ़ सको क्या लिखा हुआ है उसमें, है ना। तभी चीजें होंगी। देखो पढ़े हुए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप पढ़े नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको एक आध बार नोट्स देखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो फिफ्थ के बाद क्वेश्चन था आपका, हड 6 नंबर क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखो, पांचवें में हड्डी से उपकरण पूछा, सिक्स क्वेश्चन में वो कह रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण। कोई बात नहीं है, दोनों वही चीज है, हड्डी से ही बनाए गए थे, उपकरण भी थे और आभूषण भी थे। अगेन आंसर महदहा होगा, दोनों ऑप्शन में ज्यादा मात्रा में महदहास मिला है, तो आपका सिक्स का आंसर होगा बी, महदहा। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये भी यूपी का प्रतापगढ़ जिला है। ठीक है, प्रतापगढ़ एरिया में ही पड़ता है, दमदमा, दमदमा पड़ता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से? दमदमा से। अच्छा एक और बात स्टूडेंट, जो दमदमा है ना, यहाँ पर एक्चुअल में 41 मानव समाधान मिले, 41 तो असल में जो 41 मानव समाधान मिले हैं दमदमा से, तो उसमें एक जो था वो, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 3 मानव कंकाल है, वो एक समाधान ऐसा मिला था, कब्र मिली थी जिसमें 3 मानव कंकाल मिले। 5 के आसपास ऐसे कब्र थी जहां पर युगल समाधान मिला। ये क्या है, कौन लिख रहा है 6 नंबर भूल गए? 6 नंबर भूल गए, अरे तुम लोग। 6 नंबर आपका है महदहा, ये वाला महदहा। ठीक है, फिफ्थ नंबर भी है महदहा। फोर्थ नंबर है आपका आदमगढ़। थर्ड नंबर है मध्य पाषाण। सेकेंड है थॉमसन। और ये रॉबर्ट ब्रूस भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्व दोनों कहा जाता है। अब ठीक है, टिक कर दिया, देख लेना। तो सातवां जो है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर है दमदमा। करेक्ट आंसर है दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, आंसर है दमदमा। क्लियर? ठीक है, तो दमदमा से आपको मिला है। टोटल कितने मिले हैं? 41 मानव समाधान, 41 कब्रें। उसमें से एक में 3 थी, बाकी 5 में आपके युगल समाधान मतलब 2 कंकाल मिले थे, और बाकी में सब में एक एक मिले थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, अदिति 8, पिंकी ए, सौरभ ए, रोहित बी। अच्छा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। हम्म, सचिन बी। भैया सचिन फिर से जरा नोट्स को एक बार पढ़ लेना, है ना। रोहित मौर्य, नोट्स को पढ़िए फिर से। रोहित, अब सही दियो आंसर। शुभम, सचिन गलत आंसर है। राजरानी गलत आंसर है। मौर्य गलत आंसर है। फैज आलम गलत आंसर। गलती से टाइप हो गया, अच्छा। सचिन निगम गलत आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल भाई। कृषि जो खाद्यान्नों की कृषि है वो नव पाषाण काल में शुरू हुई है। ठीक है, अरे इससे पहले तो इनको ज्यादा ज्ञान ही नहीं था। पाषाण काल में तो कुछ पता ही नहीं इनको। मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत पशुपालन भी शुरू कर दिया था इन लोगों ने। एक्चुअल में जो खाद्यान्नों की कृषि शुरू हुई है वो नौ पाषाण काल में हुई है। जगह का नाम
अगर भारतीय उपमहाद्वीप में हम बात करें नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में एक पाकिस्तान के में जगह पड़ती है बलूचिस्तान वाले एरिया में। तो कृषि जो मतलब नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ आपका मेहरगढ़ वाले एरिया में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ वाले एरिया में। देखो, जब ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि पहले पशुपालन स्टार्ट हुआ या कृषि, तो देखिए, कृषि जब खाद्यान्नों की कृषि की बात हो रही है ना, जब कृषि का मतलब एक होता है कि हमको केवल मालूम चल जाना, दूसरा अब आप कोई चीज देख रहे हैं, घास है समथिंग, आपको है वहां पर, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो है क्या, आपको ये ज्ञान ही नहीं है, तो मतलब ये कुछ ऐसा है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है ना। तो असल में जो कृषि का जो साक्ष्य मिला है या खाद्यान्न का जो डेट जब डिसाइड की गई है, तो लगभग 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व। तो 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ये सेम कालखंड चल रहा होता है। देखो, इसको समझाने के लिए कई सारी चीजें, तो वो अभी कंफ्यूजन होगा आपको, धीरे धीरे चीजें जब माइंड में बैठती जाएंगी ना, तो जल्दी से क्लियर होने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना बता रहे हैं केवल उतना ध्यान रखना। कृषि जो है वो 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जो जगह का नाम है पाकिस्तान में, वहां पर वहां साक्ष्य मिले, और किसके मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के किस काल में? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले हैं आपके, खाद्यान्नों की कृषि जो होती थी, उसमें सबसे पहले मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले 7,000 ईसा पूर्व। कितने हजार ईसा पूर्व? 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है, नवपाषाण काल। अभी जगह की हम बात करेंगे, अभी तो देखो इसमें जगह लिखा ही नहीं है, अभी आगे कंफ्यूजन होगा आपको आगे के क्वेश्चनों में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना है उसको हम लोग देख के चलते हैं। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवपाषाण काल। ओके, आगे बढ़े। नवपाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक, जो 5,000 आपने लिखा है मध्य पाषाण काल चल रहा था, एक्चुअल में क्या होता है ना, ठीक है इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही समय में कई सारी चीजें चल रही होती है। देखो, वो एक डेट दी गई है। अब आपको अगर हम देखो, अब यहाँ पर उतना डिस्कशन उस तरह से नहीं कर पाएंगे ना, क्लास में जब आएंगे ना, तो हम आपको ये पूरी चीजें थोड़ा सा जो डाउट होगा उसको अच्छे से कर देंगे। इतना समझ लो कि मान लो यही कालखंड चल रहा है, सपोज करना, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अभी हम आगे वाले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। पहले इन्होंने पूछा है कि 5,000 जो कॉपी में लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान से देखो जरा। जिन्होंने ये पूछा है कि सर कॉपी में मध्य पाषाण काल आपका जो डेट लिखा हुआ है, नव पाषाण काल में लिखा हुआ है, एक बात बताओ कि यही समय चल रहा है 2021। ठीक है, क्या जितना डेवलप दिल्ली है, क्या उतना ही डेवलप बिहार है? जितना डेवलप दिल्ली है, क्या उतना ही डेवलप बिहार है इस समय? कालखंड तो वही चल रहा है, 2021 ही चल रहा है, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो इतने पिछड़े होंगे कि आप सोच भी ना पाएंगे कि मतलब हम एक बार आदमी वो दिल्ली में जाए और दिल्ली के मेन एरिया को देखेगा, और वो वापस बिहार आए और उसके उस पुराने गांव वाले एरिया को देखेगा। चल 2021 ही रहा है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा गैप होगा। वो बता ही नहीं पाएगा कि यार ये क्या है, कि ये क्या, ये दोनों जगह 2021 के ही है। तो एक ही समय में समकालीन में कई सारी जगहें ऐसी देखने को मिलती हैं, कई सारी जगह उन्नत होती हैं, उसी कालखंड में बहुत सारी चीजें उन्नत नहीं होती हैं, तो इसलिए चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो एरिया है वो बहुत डेवलप कह लो उस समय का, अपने समय का काफी डेवलप एरिया था मेहरगढ़। मतलब जब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो उस समय मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल का है वो बहुत डेवलप एरिया में आता था। तो जो चीजें नवपाषाण काल, जो चीजें 5,000 के आसपास हो रही हैं,
वो चीजें 9 सर्कल जो मेहरगढ़ में है, तो जो चीजें बाकी जगहों पर जो 5,000 में चल रही हैं, मेहरगढ़ में वो चीज 7,000 में हो चुकी है। मतलब वो चीज पहले हो चुकी है। अब ये समझो जैसे कि दिल्ली जैसे 2021 अभी चल रहा है, दिल्ली डेवलप हो चुका है। अब इतनी सारी चीजें दिल्ली में हो चुकी है और बिहार में अभी आने में समय लगेगा वो। तो आप क्या कहोगे कि वो चीज हो ही नहीं है? नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जब पटना में या पटना छोड़ो बिहार में कोई चीज हो रही होगी तो आप लोग को क्या लगेगा कि आज ही हो रहा है, पर दिल्ली में वो चीज हो चुकी है। बात समझ में आ रही है हमारी? तो ऐसा ही था उस समय। तो मेहरगढ़ जो उस समय का था, ये कह लो कि सबसे उन्नत जगहों में था अपने काल में। इसलिए जो भी साक्ष्य मेहरगढ़ के मिले वो बहुत पुराने हैं। वो नौपाषाण काल में कृषि का है अध्ययनों का, लेकिन जब सर्च किया गया तो 7,000 ईसा पूर्व मिला। तो इसका मतलब क्या निकला? ये पहले हो चुकी थी, तब जाके आगे कहीं चल रहा है ये सब। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके। डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हो आप लोग? डिस्कनेक्ट होते हो, कनेक्ट होते हो, नेटवर्क जाता है क्या? अच्छा। चैट किस पर करे? अभी आज ही ऐड हुए हो क्या, संतोष वर्मा? हाँ, आज अगर ऐड हुए हो तो दिवाकर पांडे हमारे वाले पे करना है चैट। ठीक है, दिवाकर पांडे वाले पे चैट करना है। क्वेश्चन क्या था हमारा? ये तो हो गया था क्वेश्चन, शायद हम लोग का 7th था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग बात कर रहे थे, 8 क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन 8 हो गया था। 9th क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ये क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर दीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा नदी, डी ऑप्शन। सचिन, रोहित, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन रफिया, रंजना, गौरव, राजरानी। ठीक है, वेरी गुड। इस बार सही आंसर आ रहा है सभी का। भैया दमदमा, प्रीति गुप्ता। दमदमा यूपी में है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र एमपी में पड़ता है। ठीक है, हथनौर जगह का नाम है, हथनौर। होशंगाबाद की तरफ पड़ता है हथनौर। एमपी में पड़ता है, ये नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र होता है। यूपी में नहीं पड़ता। ठीक है, दमदमा के पास नहीं है, नर्मदा घाटी एरिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, नर्मदा घाटी एरिया। नर्मदा घाटी एरिया। ठीक है, तो भारत में मानव का सप्तम स्थान नर्मदा घाटी एरिया में पड़ता है। और एक और चीज समझ लो, यहाँ पर जगह का नाम है हथनौर। हथनौर, नोट्स में लिखा हुआ है हथनौर। ठीक है, हथनौर। हथनौर, हथनौर पड़ता है, ये एमपी में नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये असल में वो विंध्य पर्वत का एरिया पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग को मैप पे मतलब नहीं क्लियर होगा तो मैप में देख लेना, नहीं तो हम दिखा देंगे फिर मैप में आपको। विंध्याचल पर्वत वाला जो एरिया, विंध्य का जो क्षेत्र पड़ता है एमपी में नर्मदा घाटी क्षेत्र में, ये वो वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे हसनौर जगह जो है, यहाँ पर आपका मानव का सबसे देखने को मिला है। ठीक है, जो आजकल के हैं, आजकल के इस समय के जो मानव है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। करेक्ट आंसर इज जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, क्योंकि केवल भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व लेवल की बात हो रही है। और जौ का जो साक्ष्य है वो ईरान और मध्य एशिया के आसपास मिला है, लगभग 8,000 ईसा पूर्व। 8,000 ईसा पूर्व, तो ये मेहरगढ़ से भी पुराना माना जाता है, 8,000 ईसा पूर्व। तो जौ जो है वो आपका पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है वो जौ का है। क्लियर हो गया, जौ करेक्ट आंसर है। और 9 का हो गया नर्मदा।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो इसको जरा ध्यान समझना, 11वें क्वेश्चन को और 12वें क्वेश्चन को, ये दो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। वैसे आप पहले आंसर दो, फिर हम बताते हैं। 11वें का आंसर दो। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़, टोकमा। और फिर 12वां क्वेश्चन भी वही है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बस ऑप्शन बदल गए हैं, ब्रह्मगिरी, बोर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़। देखो हमने आपको बताया है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो करेक्ट आंसर लहुरा देव होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अब वो भारतीय उपमहाद्वीप में पूछता है कृषि से रिलेटेड, और ऑप्शन में अगर लहुरा देव है तो सही आंसर लहुरा देव ही होगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ हो जाएगा। फिर से सुनना, अगर क्वेश्चन पूछता है, मेरे ध्यान से सुनो, केवल कृषि से रिलेटेड पूछता है, केवल ये पूछता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कृषि के, कोई नाम नहीं पूछ रहा है, वो गेहूं चावल जौ ये नहीं पूछ रहा, वो केवल पूछ रहा है कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य में दो जगहों से कंफ्यूजन होगी, एक मेहरगढ़ में कंफ्यूजन होगी और एक होगा आपका लहुरा देव। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ध्यान रख लो, अगर लहुरा देव ऑप्शन में है तो लहुरा देव ही आंसर होगा, और अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन कहता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देव अगर है तो वही आंसर होगा, और अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ होगा, जब तक कि किसी अनाज का नाम न पूछा गया हो, केवल वो कृषि का साक्ष्य पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सबको? नवीनतम जो है, नई खोज जो है, उसके आधार पर वो लहुरा देव है। नहीं नहीं, देखो कालखंड से देखें ठीक है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें होती है, ये जब चीजें पूछी गई हैं तो उस समय तक अब पुराना जो चल रहा था, चलो खोज जो भी हुई थी उसके आधार पर लिया जा रहा था, लेकिन क्योंकि कुछ साल पहले ही नवीनतम खोज की जा चुकी है, और जो ईयर है, अब देखो हम एक्चुअल में बताएं कि कंफ्यूजन क्यों ना हो, जो ईयर है ना, जो लहुरा देव का साल है, लहुरा देव का जो ईयर है, वो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच का है, और जबकि जो मेहरगढ़ है वहां का जो साक्ष्य है वो 7000 ईसा पूर्व का है। तो पहले का कौन हुआ, जो 9000 के आसपास का है, 9000 और 7000 के आसपास का है, मतलब लहुरा देव जो नवीनतम खोज हुई है। तो डेट जब देखी गई तो उस डेट ने भी ये सिद्ध कर दिया कि असल में लहुरा देव ही पुराना था, लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं थी लोगों को, इसलिए मेहरगढ़ माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही जानकारी हुई कि जो हमारा लहुरा देव है, तो वहां से हम चीजों को लेना शुरू कर दिए कि एक्चुअल में प्राचीनतम साक्ष्य आपका लहुरा देव का है। तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो आंसर वही होगा, ध्यान रखिएगा। तो 11वां है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अब ऑप्शन जरा पढ़ो, कोल्डिहवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकवा। तो क्योंकि लहुरा देव है ऑप्शन में, तो आपका आंसर होगा लहुरा देव, बी ऑप्शन। लहुरा देव से साक्ष्य किसके मिले हैं, तो आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके स्टूडेंट, चावल के साक्ष्य। ठीक है। अब 12वां जब पढ़ोगे, देखो भारतीय उपमहाद्वीप में ये लहुरा देव हो गया, ठीक है, लहुरा देव। 12वां कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहाँ पर लहुरा देव ऑप्शन में ही नहीं है। अब यहाँ लहुरा देव ऑप्शन में ही नहीं है तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा बचेगा, मेहरगढ़। ये जो डी ऑप्शन है, मेहरगढ़, क्योंकि दो ही जगह है, ठीक है, या तो लहुरा देव या तो मेहरगढ़। तो अब लहुरा देव इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, मेहरगढ़ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्डीवा कर देना, है ना। तो आपका 12वें का आंसर हो गया मेहरगढ़। तो ये आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कृषि वाला। अगर प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है कि कहाँ से कृषि का मिला है, तो आपका आंसर है, अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव, नहीं है तो मेहरगढ़।
लहुरा देव से साक्ष्य किसका मिला है? चावल का। मेहरगढ़ से किसका मिला है? गेहूं का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। इन दोनों ऑप्शन में एक जगह का नाम है अ, अरे संदीप, मेहरगढ़ से गेहूं मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला है और लहुरा देव से चावल का। आप बताइए कि इसमें से कोल्डिहवा से किसका साक्ष्य मिला है? कोल्डिहवा से किसका साक्ष्य मिला है? जल्दी बताइए, कोल्डिहवा से किसका साक्ष्य मिला है? कोल्डिहवा से चावल, राइस। कोल्डिहवा ये इलाहाबाद के पास का एरिया है, ठीक है। तो कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मेहरगढ़ से पुराना नहीं है या लहुरा देव पुराना है, क्योंकि कोल्डिहवा जो है 6500 ईसा पूर्व में मिला है, 6500। तो ये काफी बाद में मिला है, ठीक है। जबकि मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में मिल गया है और लहुरा देव में 9000 से 7000 के बीच मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइस का मिला है। हाँ भाई, भूसी मिली है तो भूसी मिली है तो क्या मतलब है? चावल का जब चावल कैसे निकलेगा? वही धान की भूसी को जब हटाया गया होगा तभी ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई सबको? कोई दिक्कत इसमें? मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, लहुरा देव से चावल का साक्ष्य मिला है और कोल्डीवा से भी चावल का साक्ष्य मिला है। सबसे पुराना कौन है इसमें? लहुरा देव है, उसके बाद कौन आता है? मेहरगढ़ आता है और उसके बाद कोल्डीवा आता है। चलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 13 का डी बता रहे हैं सब लोग, 13 का डी बता रहे हैं। रंजना, आकांक्षा, सचिन, आकांक्षा, विजय, संतोष, सब लोग। अच्छा, मेहरगढ़ डी ऑप्शन है, ठीक है। राजा ने डी ऑप्शन, सब लोगों ने आंसर दिया है डी। डी ऑप्शन क्या है? मेहरगढ़ करेक्ट आंसर। जहां पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा, पर वहीं पर आपका पशुपालन और स्थायी जीवन, ये सब चीजें भी काफी मात्रा में देखने को मिली। पशुपालन तो खैर आपका आदमगढ़ वगैरह था, है ना। तो कृषि का साक्ष्य जो है आपका वो यहाँ पर मिला था और यहीं पर स्थायी जीवन भी हुआ है। तो करेक्ट आंसर है डी। चलो ठीक है, हो गया। 14 का जल्दी से आंसर दो। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? देखो, दो जगह बताई थी, अब तक तो याद हो चुका होगा। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में दो जगह का नाम था, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ एमपी में पड़ता है, बागौर आपका राजस्थान में पड़ता है। जो ऑप्शन में है वो करना है। तो ऑप्शन में आपका बागौर दिया है इस बार, देखो इस बार बागौर है। तो बागौर करेक्ट आंसर हो गया। 15th करेक्ट है सभी का, ठीक है। अमित सही है। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जानते हो? चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक, तांबे को ही कहा जाता है। तांबा जो होता है ना, तांबा, तो तांबे का एक अयस्क होता है, अगर याद हो, तांबे का एक अयस्क होता है कैल्कोसाइट या चेल्कोसाइट। एक अयस्क होता है जिसको चेल्कोसाइट कहते हैं या फिर कैल्कोसाइट कहते हैं। तो तांबा वाला ही जो है समय, उसी को ही आपका कहा जाता है चालकोलिथिक। तो जिसको ये याद होगा कि तांबे का एक अयस्क होता है चालकोसाइट या कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट भी बोला जाता है, तो वो तांबे से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? ताम्र पाषाण काल। कौन सा हो गया? ताम्र पाषाण काल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, ये कौन सा एक पुराना स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति? देखो, आपको बताया मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अपने समय। ये काफी लंबे कालखंड तक चला है, काफी उन्नत समय का है ये। मतलब अपने पाषाण काल के समय में ये बहुत उन्नत माना जाता था, बहुत सारी चीजें थी। कृषि हुआ, स्थायी निवास मिले, पहिए के आविष्कार हुए, लोग पशुपालन भी अच्छी मात्रा में करने लगे, खेती बहुत मात्रा में होने लगी। तो जो मेहरगढ़ है एक्चुअल में, वो आपका ऐसा जगह है जहां पर पाषाण काल की चीजें भी मिली हैं और सिंधु सभ्यता की भी चीजें मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता की। मतलब ये समझ लो कि ये कितने लंबे कालखंड तक चला होगा मेहरगढ़। अब सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के बाद से चलता है, तो मतलब इसके कुछ साक्ष्य उस समय भी मिले हैं। तो मेहरगढ़ आंसर है इसका, इसका ध्यान रखिएगा सभी लोग। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किया था एच डी सांकलिया ने। एच डी सांकलिया, सी ऑप्शन, ठीक है। नौदा टोली एच डी सांकलिया ने किया है।
नौदा टोली, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, नौदा टोली कहाँ पड़ता है? नौदा टोली कहाँ पड़ता है, जगह का नाम। नौदा टोली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में नहीं पड़ता नौदा टोली, महाराष्ट्र में नहीं पड़ता, एमपी में पड़ता है। नौदा टोली एमपी में पड़ता है, और खारगोन जिला पड़ता है, खारगोन जिला। वारगोन नहीं, खारगोन। वारगोन नहीं है अदिति, खारगोन है। तो खारगोन जिला पड़ता है, वो एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर है ये नौदा टोली। इसका उत्खनन किया है एच डी सांकलिया ने। असल में नौदा टोली जो है, नौदा टोली में घरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो वृत्ताकार घर वगैरह बने थे, घास फूस, इन सब चीजों को मिला करके घर बनाए गए थे, तो उसके साक्ष्य मिले थे नौदा टोली से। तो 17 क्लियर है सबको? ठीक है। अभी तक हमने 17 क्वेश्चन देख लिए। आपके पास टेस्ट पेपर होगा, 17 क्वेश्चन में कोई भी डाउट अभी बचा है तो आप एनीवन कोई पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद नेक्स्ट पेज का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। एनी डाउट फ्रॉम फर्स्ट पेज, 17 क्वेश्चन में से कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। 17 फिर से बताइए, 17 जो है नौदा टोली के बारे में पूछा जा रहा है। नौदा टोली मैप जो शेयर किया था, उस मैप में देखिएगा, नौदा टोली असल में वो एमपी का एरिया पड़ रहा है, ठीक है। वो महाराष्ट्र का एरिया नहीं है, वो एमपी का एरिया है। खारगोन जिला पड़ता है, खारगोन। तो खारगोन जिला में वो एमपी में पड़ता है आपका नौदा टोली। और इसका उत्खनन किया जब एच डी सांकलिया ने, एच डी सांकलिया जो ऑप्शन है, नोट्स में लिखा है, हमने कहा था कि नोट्स एक बार देख लो जरूर, कहा था नोट्स पढ़ लेना, फिर उसको करना तो नाम क्लियर होते। तो एच डी सांकलिया जो है, इन्होंने इसका उत्खनन किया था। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट उस तरह का नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं कि यहाँ पर घर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो घर कैसे देखने को मिले हैं? घास फूस के, मतलब जैसे ये नहीं समझते हो कि गांव में देखा होगा कि बांस वास रख करके और कोयरा वगैरह रख के, घास फूस रख करके लोग बना देते थे, तो उस टाइप का मतलब देखने को मिला है नौदा टोली में। ठीक है, तो एमपी एरिया में पड़ता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? एनीवन? एनीवन कोई डाउट? नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे सेकंड वाले में। ठीक है। अगर सड़गल, चलो सड़गल भी जाती होगी, तो जिन्होंने पूछा है दान भूसी वाला, तो हमारे पास एक मेथड है ना, कार्बन डेटिंग मेथड है ना, कार्बन 14, बहुत सारे मेथड है ना। जो पुरानी चीजें होती हैं या जो कोई सड़ गल जाती हैं, तो उनको पता करने के लिए भी कार्बन डेटिंग मेथड होता है। और भी कई सारे मेथड है जिससे पता किया जाता है। जरूरी थोड़ा कि जो हड्डी है तुम्हें अभी जो मिल रही है बस वैसी ही हड्डी रही होगी, अब वो किस स्थिति में होगा, खराब हो चुका होगा। लेकिन हमारे पास मेथड इतने इस समय वैज्ञानिक आ चुके हैं कि हम लोग उसको पता कर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड है। कार्बन डेटिंग मेथड है जिसमें कार्बन की मात्रा से पता कर लिया जाता है कि क्या कब समय का है वो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज भारत में, भैया देखो ऐसा है कि अब पुरानी जगह कौन सा माना जा रहा है? लहुरा देव। लहुरा देव में क्या मिल रहा है? चावल का साग। ठीक है। लहुरा देव से पहले क्या माना जाता था? मेहरगढ़, गेहूं का माना जाता था। लेकिन क्योंकि लहुरा देव अब हो गया है, तो चावल का साक्ष्य माना जाने लगा। ठीक है। चलो पहला पेज कंप्लीट हुआ। सेकंड पेज की बात करते हैं। अब जरा सेकंड पेज को ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऊपर ही रह गया, बृहद पाषाण। क्वेश्चन ऊपर ही रह गया इस वाले में। हाँ, 18 क्वेश्चन नंबर है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण 18 का बृहद पाषाण की पहचान की गई है। बृहद पाषाण। ठीक है। तो बृहद पाषाण का मतलब समझते हो स्टूडेंट? बृहद पाषाण का मतलब
जो बृहद पाषाण है एक्चुअल में, हमारी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, बाकी हम वो बताते हैं। बृहद पाषाण का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। बृहद पाषाण का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग उस समय के लोग शवों को दफनाने में करते थे। बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग उस समय लोग शवों को दफनाने में कब करते थे। मतलब ये कि जब खुदाई की गई या उत्खनन किया गया तो पता चला बहुत बड़े बड़े पत्थर के कब्र देखने को मिले। वही बृहद पाषाण एक समाधि कह सकते हो, समाधि टाइप का, जिसके अंदर कब्र बनी थी और शव वगैरह रखे थे। तो क्योंकि और कोई ज्ञान नहीं था तो बड़े बड़े पत्थर बना देते थे, उसी के अंदर वो रख देते थे, तो उसी को बृहद पाषाण कहा गया था। तो एक समाधि के रूप थे, ये समाधि वाइट टाइप के थे, कब्र टाइप की थी, तो बृहद पाषाण कहा जाता है इससे। इसी को एक नाम कहा जाता है मेगालिथ। नोट्स में देखना, जब नौ पाषाण काल, अगर नोट्स आपने बनाया होगा जो हमने शेयर किया था, तो उसमें जब नौ पाषाण काल देखोगे तो ब्रैकेट में मेगालिथ लिखा हुआ है। मेगालिथ, मेगा मतलब होता है बड़ा, लिथ होता है पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थर जिसको बृहद पाषाण भी कहा जाता था। तो बृहद पाषाण का मतलब है बड़े बड़े पत्थरों की समाधियां या कब्रें, ठीक है। तो इनके अंदर ये चीज रखा जाता था। तो अब इसमें होता क्या था एक्चुअल में, ये लोग शवों को दफना दिया करते थे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो हम देखते हैं, कि इन्होंने पूछा था कि बृहद पाषाण स्मारक मतलब क्या है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है। तो बृहद पाषाण स्मारक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपको मिल गया होगा कि भाई बृहद पाषाण जो थे वो क्या थे। तो बृहद पाषाण आपके जो थे वो एक्चुअल में क्या थे, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो बृहद पाषाण क्लियर हुआ सबको। इसी को मेगालिथ भी कहा जाता है, और मेगालिथ को ही हम लोग नवपाषाण काल में यूज करते हैं सबको। तो जिनको नोट्स में समझ में ना आया हो आप समझ लेना, ब्रैकेट पे जो हमने मेगालिथ लिखा था उसका मतलब यही है। मेगा मतलब बड़े, लिथ मतलब पत्थर, जो बड़े बड़े बृहद पाषाण पत्थर है उसी से वो मेगालिथ शब्द बना हुआ है। माइक्रोलिथ जो मध्य पाषाण काल में लिखा हुआ था, वो माइक्रो का मतलब छोटा होता है, यानी कि छोटे पत्थर, वो मध्य पाषाण काल का था। जल्दी से 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन देखो, ये डिस्कनेक्ट नहीं होना है अभी, जितनी क्लास जब जब तक चल रही है वो क्लास करना है। अभी कोई दूसरी क्लास नहीं है आज, ठीक है ना, मैसेज मिला होगा आज दूसरी क्लास नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19वें का आंसर बताओ जल्दी से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जगह का नाम, भीमबेटका पड़ता है एमपी में, कौन से जिले में, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में पड़ता है एमपी के भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र मतलब पत्थरों पर जो आकृतियां उकेरी गई, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो गया गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र। 20वां देखिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताइए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? 20वां, अगेन वही आंसर, भीमबेटका। भीमबेटका यही वो जगह जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में मिले हैं। 21वें का आंसर, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, ओसीपी जिसको बोला गया मृदभांड कोई, तो ये नामकरण कहाँ पर हुआ? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में मृदभांड, मृदभांड हमने आपको दिखाया था, मृदभांड हमने आपको दिखाया था अगर याद हो। ठीक है, मृदभांड आपको हमने दिखाया था, वो जो बर्तन थे, बर्तन जो थे वो। तो हस्तिनापुर आंसर है, ठीक है, ए ऑप्शन, हस्तिनापुर ए ऑप्शन। मृदभांड जो थे वो बर्तन वगैरह हुआ करते थे जो स्टार्टिंग में बनाए जाते थे, है ना। अगला देखिए 22वां, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो देखो, महाराष्ट्र का जो एरिया पड़ता है इधर, ये नोट्स में लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लेना। नेवासा पड़ता है, वो दैमाबाद पड़ता है ना, नेवासा वगैरह, दैमाबाद, चंदौली,
ये वाले एरिया पड़ते हैं। तो महाराष्ट्र का जो एरिया था, उसमें महाराष्ट्र में लोग घर के फर्श के नीचे क्या करते थे कि शवों को दफना देते थे लोग। लेकिन रखते किस डायरेक्शन में थे? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण रखकर तो मतलब उनको दफनाया जाता था महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, वो ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है। तो उत्तर से दक्षिण, ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ए ऑप्शन है। पूर्व से पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। क्लियर हुआ सबको? उत्तर से दक्षिण। चलो ठीक है, सभी ने आंसर दे दिया। आ, चलो अच्छा एक क्वेश्चन बताओ। पूरब से पश्चिम वाला, ये जो आंसर है बी वाला, ये कौन से एरिया का है? 22वें में जो ए है, पूरब से पश्चिम वाला जो एरिया है, ये कौन सी जगह का है? मतलब जैसे महाराष्ट्र में लोग उत्तर से दक्षिण करते थे, साउथ का एरिया। हाँ, साउथ वाले एरिया में क्या होता था, ये पूरब से पश्चिम की ओर दफनाते थे। तो साउथ उधर मद्रास या उधर तमिलनाडु वाले जो एरिया पड़ते हैं, तो उस साइड। लेकिन जब महाराष्ट्र या ताम्रपाषाण काल की महाराष्ट्र की बात होती है, तो ये लोग उत्तर से दक्षिण को करते थे। 23वें का आंसर देना है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, बुर्ज होम। 23वें का आंसर है बुर्ज होम। आप बताइए बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। 24वें का आंसर भी बुर्ज होम है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। तो इसका भी आंसर वही है, और आपका 23वें का भी आंसर वही है। 25वां, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? देखो अब ये क्या पूछ रहा है। एक आपने पढ़ा था दमदमा। दमदमा जो कंकाल मिला था आपका 41 मानव समाधान, यूपी में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन किया है? विंध्य क्षेत्र। मतलब ये एमपी का एरिया पूछ रहा है। मतलब दमदमा यूपी में था, ध्यान रखिएगा। ये विंध्य क्षेत्र पूछ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र मतलब ये विंध्याचल की पहाड़ियां जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र पड़ रहा है, ये वो पूछ रहा है। तो एमपी में दमदमा पड़ता ही नहीं है, और वो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। तो एमपी में वो जगह है, एक लेखैया कहते हैं उसे, जो डी ऑप्शन है, लेखैया। ये जो डी ऑप्शन है। तो जब विंध्य क्षेत्र की बात होती है कि विंध्य क्षेत्र में कौन से शिलाशय से ज्यादा मानव कंकाल के मिले हैं, तो लेखैया कहा जाता है। यहाँ 17 मानव कंकाल मिले हैं। 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, 17। ठीक है, तो ये लेखैया क्षेत्र पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 26। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 26 का। 26 का आंसर। हाँ, विंध्य पर्वत की श्रेणी बहुत बड़ी है। ठीक है, विंध्य पर्वत जो है वो श्रेणी बहुत बड़ी है। लेखैया जो पड़ता है वो विंध्य क्षेत्र में, वो एमपी के एरिया में पड़ता है। ठीक है ना, लेखैया जो पड़ता है वो एमपी के एरिया में पड़ता है। चलिए 26 का आंसर सबका आ गया होगा। 26 का आंसर है संस्कृति मंत्रालय। करेक्ट, संस्कृति मंत्रालय। ओके। 27। 27 का आंसर दीजिए। 27 का आंसर है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर कनिंघम करेक्ट आंसर। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 28, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। और जो ओपन हेगा संग्रहालय वो डेनमार्क में है। भोपाल में जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम अब बन गया है आपका कौन सा? अ, इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। ठीक है। देखो किसी ने पूछा है कि सर ताम्रपाषाण युग के बारे में बता दीजिए। देखो बेटा, ताम्रपाषाण युग वो है जिसमें तांबे का प्रयोग किया जाने लगा था एक्चुअल में। ठीक है ना, तांबे की चीजें यूज हो रही थी पत्थर के साथ। जैसे मान लो कुल्हाड़ी बनानी है, तो कुल्हाड़ी बनानी है ना, तो अब पत्थर का डंडा तो नहीं लगा सकते, है ना। तो अब ये लोग जो पाइप वगैरह या हत्था था वो आपका तांबे का बनाया जाने लगा, है ना। और उसके आगे जो चीजें थी, नुकीली चीजें बनानी थी, वो पत्थर के बनाने जाने लगे। तो ताम्रपाषाण इसलिए बोला गया, जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का यूज होने लगा था। ठीक है, जिन्होंने पूछा है उसके लिए। तो ताम्रपाषाण में तांबे और पत्थर दोनों का यूज होने लगा था। चलो अब वन लाइनर क्वेश्चन उसमें है, उसको देखते हैं हम लोग।
शुरू करो सब लोग अपना आंसर। 29। हेरोडोटस करेक्ट आंसर। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया है? 30 का कौन आंसर देगा? जल्दी से बताइए 30 का आंसर। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया है? इतिहास को किसने अगर क्लास में होते तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ रख देते कि जो आंसर देगा उसके लिए, क्योंकि यह नोट्स में नहीं है, ठीक है। नोट में हमने नहीं लिखा है इसको, इसलिए शायद किसी का आंसर आए, फिर भी कोशिश करो। इतिहास को विज्ञान के बराबर किसने तुलना किया है? एनी वन। रोहित मौर्य, ब्यूरी। ब्यूरो नहीं, ब्यूरी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ब्यूरी। सर्च कर लिया, गूगल है ना, गूगल का, गूगल बाबा की जय। गूगल बाबा की जय, ब्यूरी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, ब्यूरी। चलो कैसे याद करोगे हम बता देते हैं, और लिखना हो तो लिख लेना नाम। क्यूरी का नाम याद है? क्यूरी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, बस मैडम क्यूरी की जगह ब लगा देना है, ब्यूरी। ब्यूरी कर देना है, क्यूरी की जगह ब्यूरी कर देना है, याद कर लो, ब लगा देना है। ठीक है, तो जो इतिहास को विज्ञान के बराबर तुलना माना है, न उससे कम न उससे ज्यादा, ब्यूरी साइंटिस्ट, मतलब उनका नाम है ब्यूरी। ठीक है, तो क्यूरी से याद कर सकते हो, जो मैडम क्यूरी हैं, उन्हीं के नाम से याद कर सकते हो, ब्यूरी, याद होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ब्यूरी हो गया होगा क्लियर सबको, लिख देते हैं ब्यूरी। देखो ब्यूरी, ठीक है, ध्यान रखना। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई? मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई? पूरा पाषाण काल। ठीक है, मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस कालखंड में बिताया है? 32वां। मानव ने अपना सर्वाधिक समय 32वां। वॉइस रुक रही है क्या? मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस कालखंड में बिताया है? पूरा पाषाण काल नहीं, नौ पाषाण काल गलत आंसर है। जो 33 है, नहीं, कौन सा है? 32। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस कालखंड में बिताया है? पूरा पाषाण काल भाई। भाई 25 लाख वर्ष से पूरा चला आ रहा था, देखो ना उसमें डेट, 12,000 वर्ष तक। ठीक है ना, और सबसे जो ज्यादा कालखंड है जो पहले चला आ रहा होगा वही ना होगा, पूरा पाषाण काल आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो 32 का आंसर है पूरा पाषाण काल। वॉइस क्लियर है अब? वॉइस कट तो नहीं रही ना? क्योंकि ऑप्शन है नहीं इसमें, तो वॉइस ध्यान से आना चाहिए। तो वॉइस क्लियर होगी सबको? तो 33 का आंसर हो गया आपका पूरा पाषाण काल। ओके, 33, मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? खाना बदोश जीवन, खाद्य संग्राहक थे और खाना बदोश जीवन था, नोट्स में लिखा होगा। चलिए, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत जल्दी आंसर दे दे रहे हैं, बहुत सही। किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है? 34। किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। माइक्रो का मतलब छोटे और लिथ का मतलब पत्थर, छोटे पत्थरों के औजार। और मेगालिथ किसको कहा गया है? नौ पाषाण काल को। मेगालिथ किसको कहा गया है? नौ पाषाण काल को। तो इन्होंने पूछा है माइक्रोलिथ किसको कहा गया है, वो मध्य पाषाण काल को। 35 बताइए, मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था? 35, मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था। गेरुवर्णी मृदभांड शैली का संबंध किससे है? गेरुवर्णी मृदभांड शैली का संबंध किससे है? हस्तिनापुर। गेरुवर्णी, क्वेश्चन नंबर 36, गेरुवर्णी मृदभांड शैली का संबंध किससे है? गेरुवर्णी मृदभांड शैली का संबंध आपका है हस्तिनापुर, नौ पाषाण काल से। नौ पाषाण काल से, हस्तिनापुर नौ पाषाण काल से, ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर नौ पाषाण काल से। गेरुवर्णी मृदभांड शैली का संबंध किससे है? हस्तिनापुर
नौ पाषाण काल से। नोट कर लेना, अगर ये लिखना हो ना तो नोट करते रहना, वैसे ये सब नोट्स में है। 37, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। 37। 38, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? देखो 33 में कहाँ पहुंच गया तुम अभी? मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? खाना बदोश जीवन था। 33 खाना बदोश और खाद्य संग्राहक, ठीक है ना? 33 का था। हाँ, तो हम लोग थे कौन से क्वेश्चन पे? 38, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है तांबा। 39, भारत में किसी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं? बताओ आंसर स्टूडेंट। 39, भारत में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं? भारत में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं? लहुरा देव, लहुरा देव, लहुरा देव। जगह का नाम पूछा है, जो नहीं पूछा है, जगह का नाम पूछ रहा है। लहुरा देव। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, लहुरा देव। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें। मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष की गई थी? 7,000 ईसा पूर्व। 40वें का आंसर है 7,000 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पूर्व पहले की गई थी? 7,000 ईसा पूर्व। 41, लहुरा देव में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? लहुरा देव 41 का, लहुरा देव में 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच। 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच। 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच मेहरगढ़ में क्या पूछा इन्होंने? लहुरा देव में। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। मेहरगढ़ में कब की गई थी? 7,000 ईसा पूर्व। लहुरा देव में कब की गई थी? 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व। 42वां, मेगालिथ का संबंध किस काल से है? मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है। 42वें का आंसर है मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है। मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है। 43, गैरिक मृदभांड किस काल में देखे जाते हैं? गैरिक मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड किस? मृदभांड मतलब वही बर्तन। नवपाषाण काल में किस में देखे जाते हैं? नवपाषाण काल में। 44, इतिहास वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता। जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता। देखो 3 बताए थे अगर याद हो। पहला था प्रागैतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य ही नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक जो आपका सिंधु घाटी वाला था उसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और जो ऐतिहासिक है उसमें लिखित साक्ष्य भी है, पढ़ा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आद्य ऐतिहासिक। नहीं, पूछा क्या गया है? इतिहास का वह कालखंड, नहीं, कौन सा क्वेश्चन है भाई? 44 है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका सही आंसर होगा लिखित स्रोत किसमें है? हमारे आद्य ऐतिहासिक में, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना? प्रागैतिहासिक में तो लिखित स्रोत ही नहीं है। आद्य ऐतिहासिक में हमारा लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना? तो आद्य ऐतिहासिक इसका आंसर है। आगे देखो जरा स्टूडेंट। 45, लौह युग किस काल को कहा गया है? जल्दी से बताइए, लौह युग किस काल को कहा गया है? लौह युग किस काल को कहा गया है? लौह युग किस काल को कहा गया है? तो लौह युग आपको कहा गया है ऐतिहासिक काल को। लौह युग कहा गया है ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल को देखो, थॉमसन ने 3 युग बताए थे। एक बताया था आपका पाषाण, एक बताया था कांस्य, और एक बताया था कांसा वाला, और एक बताया था लौह युग। तो पाषाण वाला जो था वो प्रागैतिहासिक था। जो कांस्य वाला था वो आपका आद्य ऐतिहासिक था। और जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल जो आप चल रहा था वैदिक काल वगैरह, तो ऐतिहासिक काल जो है उसे बोला गया था लौह युग। तो इसका सही आंसर लौह युग होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लोग नवपाषाण लिख रहे हैं ये सब गलत आंसर है। ठीक है ना? ऐतिहासिक, हाँ वैदिक काल कह सकते हो, लेकिन ऑप्शन में वैदिक काल वो कम देगा, ऐतिहासिक देगा। ठीक है ना? तो सिंधु घाटी नहीं, सिंधु घाटी कांस्य सभ्यता है। सिंधु घाटी कांस्य सभ्यता है, कांस्य का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, लौह जो भी प्रयोग हुआ है वो आपका वैदिक काल यानी कि ऐतिहासिक काल में हुआ है। आ, तो 45 हो गया। लौह युग किस काल को कहा गया? आपका ऐतिहासिक। चलो 46, कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आई है? कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आई है? 46, हाँ कांस्य युग अगर बोलेंगे 46 तो सिंधु घाटी है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो इन्होंने बोला है कि कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? तो कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता। 47, मानव द्वारा प्रथम, मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग, इन्होंने धातु का प्रयोग किया है। मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग कौन सा किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। कौन सा किया गया स्टूडेंट? तांबा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? वो असल में तांबा है।
तो मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग, या अनाज अगर लिखा होगा तो अनाज के लिए जौ यूज कर लेना, ठीक है। तो अगर ये धातु के लिए है तो आपका तांबा है, और अनाज के लिए है तो जौ हो जाएगा। 48, इतिहास का वह कालखंड बताइए जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है। 48, वह कालखंड बताइए जिसमें लिखित स्रोत नहीं है। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, लिखित स्रोत ही नहीं है और हम पढ़ भी नहीं पाए हैं, ठीक है। ओके। 49, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा उसे सरलता से पढ़ा भी जा सकता है। तो वह कालखंड आपका कौन सा है? ऐतिहासिक है। वो कालखंड कौन सा है इसमें? ऐतिहासिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी सारी बातें आपकी इसमें हो रही थी, और सब नोट्स में है, परेशान नहीं होना। नोट्स में है जो भी डिस्कस किया, अगर आप नोट्स को रीड करोगे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको टेस्ट पेपर क्लियर हुआ सबको अच्छे से। यस या नो? यस। आप समझ में आया थोड़ा बहुत? आपको चीजें क्लियर हुई ना? वही है, देखो, जैसे जब रिपीट करोगे ना, बार बार जब पढ़ोगे तो याद होगा। देखो, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी हो, अगर वो पहले से भी पढ़ा है ना, तो भी आपको एक बार उसको रिवाइज करना होगा। तो अभी आपने पढ़ा, इसको फिर रिवाइज करना होगा। तो क्लास के बाद भी आप नोट्स को एक बार फिर से देखिए, फिर से उसको पढ़िए, सारे नाम उसको पढ़िए, फिर टेस्ट पेपर को एक बार फिर सॉल्व करिए। होगा कैसे नहीं, वो सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सब इसको। तो इसमें अब कोई डाउट तो नहीं बचा होगा? अगर कोई डाउट भी होगा तो आप डिस्कस कर लीजिएगा हमसे, है ना, जब भी नेक्स्ट होगा। तो अ, क्या कोई डाउट पूछा जा रहा है? मजा आ गया सर, वाह। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। हाँ, सर जो आप पढ़ा देते हैं वो याद सा हो जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम जिसको देख लेते हैं वो हमें याद हो जाता है ना। तो हाँ, ये भी है, ठीक है, तो सही है। आ, आ, यस सर, ज्यादा टाइम हो गया सर। अरे ठीक है, ज्यादा टाइम क्या हो गया? पूरा दिन तुम्हारे पास, आज कोई क्लास भी नहीं है क्या? आज कोई क्लास? आज अब तो छुट्टी है ना, पूरा दिन भर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अपना इसी समय जब टाइम मिले तो नोट्स वगैरह को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये। नोट्स पढ़ लेना और टेस्ट पेपर को एक बार और सॉल्व कर लेना, आसान काल खत्म। मतलब ये समझ लो खत्म। जितना बता दिए ना, बाहर से एक क्वेश्चन नहीं है, सिंगल क्वेश्चन नहीं है। तुम ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना, आपको बता दें, ये सब स्टेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने। एसएससी, जेई और सीजीएल का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी सब ऑर्डिनेट, आईएएस क्वेश्चन, यूपी पीएससी, ये सारे क्वेश्चन उसके हैं। आपने यहाँ तक सॉल्व कर डाला है पूरा का पूरा पेपर, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं आपकी, ये कंप्लीट है। अच्छा, नोट्स प्रॉपर बना रहे हो। अब जब नेक्स्ट क्लास जब कल होगी हमारी, तो हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक दो नोट शेयर कर देंगे। वो इसलिए शेयर करेंगे जिससे जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं उसको आप लोग एक बार देख लें। क्लियर हो रहा है सबको? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कल हम लोग शुरू करेंगे, उसका एक दो पेज का नोट्स हम आपको आज शेयर कर देंगे। भले याद ना हो, एक बार निगाह डाल लेना उस नोट्स पर, नाम वगैरह सुन लेना, क्योंकि उसमें नाम बहुत आएगा। जॉन मेशन आएंगे, ठीक है ना, कनिंघम का भी नाम आएगा उसमें, मार्शल का नाम आएगा, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, इतने लोग हैं कि तुम भूल जाओगे, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम नोट शेयर करेंगे, तो एक बार इसको देख लेना, सरसरी निगाह से पढ़ लेना। याद भले ना हो, लेकिन कम से कम जब हम बोलें तो दिमाग में ये जाए कि हाँ, ये नाम मैंने देखा है। इसलिए हम नोट्स पहले शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद हम नोट शेयर कर देंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सप्ताह के लिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? आज की क्लास ओवर की जाए, आज की क्लास खत्म की जाए। रोहित, शिवम कनेक्ट नहीं हो रहा है। शिवम शिवम कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। मिलते हैं बेटा तुम लोगों से हम, है ना। नाम इसीलिए हम पढ़ते हैं सबका। चलिए ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एवरीवन, इतने ध्यान से इतना टाइम देने के लिए आपको। जय हिंद।
चलिए बाय। चलो डिस्कनेक्ट हो सभी। आप लोग लीव करो। आप लोग लीव करो। रोहित मैसेज कर सकते हो, साउंड नहीं सुनाई देगा, म्यूट हो। ठीक है ना, कुछ कह रहे हो तो मैसेज कर सकते हो, म्यूट हो, आवाज नहीं आएगी। हाँ भैया, आज नहीं पढ़ा रहे गौरव, सुन क्या रहे हो? आज थोड़ो पढ़ा रहे हैं। अब कल होगा। लास्ट में पूरा नोट्स एक साथ मिल जाएगा ना। मतलब जो अभी व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हो उसी की बात हो रही है। जो व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हो उसको एक साथ चाहिए। कोशिश करो ये मिलता रहे, फिर जब ऑफलाइन होगा तो देखेंगे फिर उसको, है ना। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो हार्ड कॉपी के नोट्स हम शेयर या फोटो कॉपी होगी वो दे देंगे, आप उसको करा लेना। ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुमको रोहित, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम लोग नोट्स वाले जो लोग हो ना आईआरटी, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सब, है ना। कि हाँ ठीक है, चलो। ओके। रोहित, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। व्हाट्सएप पे अपने नंबर से मैसेज करना, ठीक है। चलो। प्रिंट करा ले तो हाँ ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है।